Hello students, welcome to Learning Magics. Myself Tanmay Singh Solanki and today I am going to start a new chapter of Class 10 CBSE Geography, that is Resource and Development. Okay, so let us look the chapter in detail. First of all, see the resource. Okay, यानी resource क्या है? Resource, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs इज कॉल्ड रिसोर्स। यानी हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में वैसी सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हों उसे हम रिसोर्स कहते हैं। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी इसके साथ और भी कंडीशंस है कि हम उसे रिसोर्स कब कहेंगे। रिसोर्स तब कहेंगे अगर वो टेक्नोलॉजिकली हमारे लिए एक्सेसिबल है, हम उसे बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी इकोनॉमिकली वो संभव हो सके हमारे लिए उसको एक्सेस करना। ठीक है। दूसरी बात है कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो हमारे सोसाइटी में, तभी जाके वो रिसोर्स कहलाएंगे। ओनली देन इट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेस। ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे कि मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा, ये सारे रिसोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। सो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेक, ये एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है। स्टोन्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ द रिसोर्स फॉर अस विच कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, और भी बहुत सारे इसके यूज हैं। ठीक है। सोलर पैनल आप देख रहे हैं, इट इज व्हाट, ये एक रिसोर्स है। कैसे? एनर्जी रिसोर्स है हमारे लिए, रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं रेलवे, ये जो रेल है, ये रेल क्या है? ये जो ट्रेन यहाँ पर मूव कर रहा आप देख सकते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये एक नेशनल रिसोर्स है। ठीक है। नेशनल रिसोर्स में नेशनल हाईवे भी आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो विंड मिल है, ये भी एक तरीके का रिसोर्स ही है। ठीक है। डैम या फिर कहे तो हाउस क्या हो गए? ये इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के रिसोर्स देखेंगे डिफरेंट बेसिस पर। ठीक है। तो चलिए डिफरेंट बेसिस के हिसाब से हम रिसोर्सेज को देखते हैं। रिसोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एक ब्रॉड डिवीजन देखें कि रिसोर्स जो है वो नेचुरल हो सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। फर्दर अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को डिवाइड करें तो उसके अंडर में आएगा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स ही है। क्वालिटी, क्वांटिटी, ये भी ह्यूमन रिसोर्स के अंडर के एक सब पार्ट है। ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है। अब आप देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूअस एंड फ्लो, जैसे कि हो गया आपका सन। ठीक है। सोलर एनर्जी या फिर कहे तो विंड एनर्जी, ये सारे जो है कंटिन्यूअस एंड फ्लो में है। ठीक है। ये एक तरीके का रिसोर्स हो गया। फिर उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को फर्दर अगर हम लोग सब पार्ट करें तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ठीक है। वेजिटेशन वाले, इसमें प्लांट वाले पार्ट आ गए, इसमें एनिमल वाले पार्ट आ गए वाइल्ड लाइफ में। ठीक है। उसके अलावा जो भी और एनिमल्स, इंसेक्ट सारे आ जाते हैं इसमें वाइल्ड लाइफ में। नेचुरल वेजिटेशन में सारे वेजिटेशन आ जाते हैं। ठीक है। ये बायोलॉजिकल रिसोर्स के अंडर में आएंगे। अब आप देखिए अगर नॉन रीन्यूएबल के अंडर में, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। यानी कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम लोग फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। ये रिसाइकलेबल रिसोर्सेज हो गए। नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, है ना। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गए, पेट्रोल हो गए, इनको हम लोग फिर से रिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज ये काफ़ी लंबा समय लेता है। जियोलॉजिकल टाइम जो होता है काफ़ी लंबा होता है ना। 5, 6, 10 मिलियन साल तक लग जाते हैं, जो हमारे इंसान के समझ और सोच से परे है। ठीक है। सो लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्स को हम लोग कुछ इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। उनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ देखिए, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके। बायोटिक एंड अबायोटिक ओरिजिन के हिसाब से कोई भी रिसोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक रिसोर्स या फिर अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स जो लिविंग होता है वो बायोटिक रिसोर्स है, अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स किस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है।
उनके समाप्त हो जाने के, उसके ख़त्म हो जाने के बेसिस पर हम उसको रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जिसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, और नॉन रीन्यूएबल जो कि एक लंबा समय लेता है या फिर जिसको रिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए वो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक जो होता है उसके हिसाब से हम रिसोर्सेज को किस में बांट सकते हैं। पहला देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी पर्सनल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज किसी कंट्री से बिलोंग करने वाला रिसोर्स जो है। इंटरनेशनल रिसोर्स जो जिससे पूरा इंटरनेशनली बिलोंग किया जाता है, यानी वो पूरे राष्ट्र, जितने सारे राष्ट्र हैं पूरे विश्व में उसकी संपत्ति होती है, उनको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिजर्व एंड स्टॉक। ठीक है, स्टेटस और डेवलपमेंट के हिसाब से कितना अभी तक डेवलप हुआ है, क्या उसका स्टेटस है, फर्दर कितना डेवलप हो सकता है, इनके बेसिस पर अगर हम लोग रिसोर्सेज को डिवाइड करें तो एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, फिर है रिजर्व रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद स्टॉक रिसोर्स। तो इनको हम बारी बारी से समझेंगे। ओके, तो देखिए बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। ओके, ये बायोस्फीयर से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। बायोस्फीयर क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाँ, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपको बायोस्फीयर से मिलते हैं। ठीक है, दे हैव लाइफ और आर लिविंग रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ग्रासिया जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, ये बायोटिक रिसोर्सेज है। फ्लोरा एंड फौना, है ना, यानी जो एनिमल किंगडम हो गए, फ्लोरा यानी आपके प्लांट किंगडम, फौना यानी एनिमल किंगडम जो हो गए, ये सारे जो है क्या है आपके बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज में। जितने सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस हैं हमारे अराउंड में एज ए रिसोर्स उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ग्रासिया देखिए, रॉक्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे लिए अबायोटिक रिसोर्सेज है। किनका इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग है। ठीक है, अब देखिए एग्जिस्टिबिलिटी के हिसाब से हमने डिवाइड किया था रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले देखते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, वैसे रिसोर्स, ठीक है, जिनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से उनको रिन्यू कर सकते हैं, उनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स या फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे? वाटर, इसको रिन्यू किया जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि एक वाटर साइकिल है जो कंटिन्यूसली रन होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, इसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसका प्रॉपर कंजर्वेशन किया जाए तो। ठीक है, फॉरेस्ट को भी रिन्यू किया जा सकता है अगर एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी भी डिफॉरेस्टेशन के पैरेलल चले तो। ठीक है, सोलर एनर्जी ये तो रिन्यूएबल है ही क्योंकि सन की एनर्जी कभी ख़त्म ना होने वाली। हाँ, सन की भी एक आयु है, उसके बाद सन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन लाइफ के लिए ये कभी ना ख़त्म होने वाला ही है। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, ये जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वैसे रिसोर्सेस जिसको फिर से हम लोग रिन्यू कर ही नहीं सकते, उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच वंस गेट एग्जस्टेड, मतलब जिसका इस्तेमाल एक बार हो गया हो, कैन नॉट बी रीमेड, मतलब दोबारा उसको बनाया ही नहीं जा सकता, वैसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा सा समय लगता है उनको फिर से रिप्लेनिश होने में, जैसे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, उनको मिलियंस 10 लाख साल, समझ सकते हैं, हमारी जो मनुष्य की समझ से परे है ये समय। ठीक है, इतने समय लग जाते हैं उनको बनने में फिर से। इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे? मिनरल्स होंगे, फॉसिल फ्यूल्स होंगे जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो मालिकाना हक होता है, ठीक है, उसके हिसाब से, ऑनरशिप के हिसाब से जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से हो सकते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज,
एक है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी ऐसा रिसोर्स जो किसी एक सिंगल आदमी से बिलोंग करता हो, एक सिंगल पर्सन से बिलोंग करता हो, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज को हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे लैंड ऑफ फार्मर्स, ठीक है, एक किसान की जो खेती करने की ज़मीन होती है वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है। या फिर किसी का अपना घर का जो एक लैंड या प्लॉट होता है वो उनका अपना इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, या फिर किसी का अपना घर, ठीक है। ये सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। आप आगे देखिए, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज जो पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करे, कम्युनिटी इन द सेंस पूरी सोसाइटी को बिलोंग करे, ठीक है। वैसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। वैसे रिसोर्सेज जो मतलब कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हो, उनको हम कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे कि आपका प्लेग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, सामूहिक रूप से इनका व्यवहार किया जाता है, दैट्स वाई इनको हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद आइए नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज से हम क्या समझते हैं, रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। वैसे रिसोर्सेज जो एक नेशन से बिलोंग करता हो, एक देश से बिलोंग करता हो, एक राष्ट्र से बिलोंग करता हो, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। इनके एग्जांपल्स में होंगे जैसे कि रोड हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं नेशनल रिसोर्सेज के, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज, चौथा जो है इसमें आ जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स जो होता है, द रिसोर्सेज टू विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज। मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको कोई एक सिंगल कंट्री, कोई एक व्यक्तिगत जो देश है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। ये संपत्ति होती है पूरे विश्व की। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख सकते हैं, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो समंदर होता है ना, जो समुद्र होता है, जो सागर होता है, वो किनका हिस्सा है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, ओके। 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं स्टेटस और डेवलपमेंट के हिसाब से उनका स्टेटस और जो एक डेवलपमेंट कितना हुआ है उसके बेसिस पर हम जो रिसोर्स को बांटते हैं, कुछ ऐसा है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मतलब ऐसा रिसोर्स जो एक रीजन में, एक इलाके में पाया जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है, उसे पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। मतलब इसकी संभावना है यहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने की, लेकिन अभी तक उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एग्जाम्पल एक से जैसे कि आप देखें सोलर एंड विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, इनकी उपलब्धता बहुत है राजस्थान और गुजरात में, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट इसे सही ढंग से अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है एज ए रिसोर्स, ठीक है। तो वैसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। उसके बाद बारी आती है डेवलप्ड रिसोर्सेज की। डेवलप्ड रिसोर्स यानी वैसे रिसोर्सेज जो अभी तक डेवलप्ड हो चुके हैं, यानी दीज आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। मतलब इनका सर्वे भी हो चुका है, इस कितने अमाउंट में ये अवेलेबल है, यानी क्वालिटी जो है, और इनकी क्वांटिटी, मतलब इसकी क्वांटिटी क्या है, कितने अमाउंट में अवेलेबल है, और इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी तक डिटरमाइन किया जा चुका है और उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए वो तैयार है, ठीक है। दीज आर डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं, और ये पूरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि कहाँ तक इसको एक्सट्रैक्ट कर पाना संभव है, उस संभावना पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग फिजिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक्स। ये स्टॉक्स क्या है, तो रिसोर्स अवेलेबल बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, जैसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल तो हैं लेकिन ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल मतलब प्रोसेस नहीं जिससे हम उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है एनर्जी का, ठीक है। ऑक्सीजन को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि इनका हम कंट्रोल्ड इस्तेमाल कर सके, कंट्रोल्ड यूज़ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा ले सके। वरना हाइड्रोजन जो है एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट हो जाता है एनर्जी सोर्स का, ठीक है, अगर इसके लिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलप हो। तो इसलिए इनको स्टॉक्स के अंदर में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व वर्ड से समझ ही रहे हो कि जिनकी जो ज़रूरत जो होती है एक इमरजेंसी में होती है तो उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, वैसे रिजर्व होता है। तो देखिए ये क्या सबसेट ऑफ स्टॉक ही है, सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, ठीक है। अब इसके साथ भी वही चीज़ है, इनको हम एक सबसेट मान सकते हैं स्टॉक का, कि इनके साथ भी वही चीज़ है कि इनको हम लोग टेक्निकल नो हाउ अभी तक डेवलप नहीं हो कि इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें, ठीक है। तो इसलिए उनका यूज जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे कि वाटर इन डैम्स एंड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, इनका एक लिमिटेड यूज ही होता है, इनका और भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसा मानना है, ठीक है, लेकिन एज ए रिजर्व इनको इसलिए रखा गया है, ठीक है, रिजर्व की कैटेगरी में रखी गई कि इससे और डेवलप किया जा सकता है, बट अभी भी टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत है, ठीक है, एक प्रोसेस एक प्रोसीड्योर की ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, इनडिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आप समझते हैं इनडिस्क्रिमिनेंट यानी एक निर्दयी तरीके से, इतने बुरे तरीके से हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, वो घट रहे हैं, क्या करने के लिए? कुछ ही लोगों के जो नीड्स है और ग्रीड्स है उनको पूरा करने के चक्कर में। कुछ ही लोग हैं, सब नहीं है, वो अपनी जो ज़रूरतें पूरा करने के चक्कर में रिसोर्स की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कह सकते हैं, वो डिप्लेट होते जा रहे हैं दिन ब दिन। फिर देख सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। हाँ, रिसोर्सेज जो हैं कुछ ही हाथों में अब सिमट कर रह गए हैं। किन लोगों के हाथों में? जो उनको एक्सेस करने के लायक हैं, जो उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। वैसे जो रिच कैटेगरी के लोग होते हैं सोसाइटी के, उन रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं हाथों तक सीमित रह गए, जिनको मतलब इनका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, सभी लोगों को नहीं पहुंच पाया। जैसे कि आपको पता होगा एक डिवाइड क्रिएट हो गया इसकी वजह से सोसाइटी में, ठीक है, पुअर और रिच का एक डिवाइड क्रिएट हो गया है ना। जैसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं ना, कि कोई डिजिटली किसी चीज़ को एक्सेस कर पाता है और कोई नहीं कर पाता, तो उनके बीच क्या एक डिजिटल डिवाइड है। वैसे ही सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है, इन एक्यूमुलेशन मतलब रिसोर्सेज के एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है जब आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हो किसी रिसोर्स का, है ना। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये दो टॉपिक जो ये चारों टॉपिक जो है, आप देखिए समझिए इस चीज़ को, कितनी बड़ी समस्या है आज हमारे पूरे विश्व के लिए। ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का, जो एक एवरेज टेम्परेचर है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। इससे क्या ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इससे जो इनहेबिटेबल लैंड है वो पानी में सबमर्ज होते जा रहे हैं, और भी दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है इससे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन एक बहुत बड़ा खतरा है। आपको पता है कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन होने से यूवी रेज जो हैं ये पेनेट्रेट करके हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इस यूवी रे की वजह से आपको स्किन कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट एक बार में ख़त्म हो सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी वजह से मैक्सिमम लोग लंग्स डिजीज़, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी डिजीज से भुगत रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से जो हमारा एक फ्लोरा और फौना, एक एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम, ठीक है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। और एक है लैंड डिग्रेडेशन, सही तरीके से लैंड का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हम जब इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का। देखिए, इसी के विपरीत एक बहुत अच्छी सोच है, उसके ही ऑपोजिट में एक बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छा एक थ्योरी है ना। इसे अगर पूरा वर्ल्ड फॉलो करे तो ऑब्वियसली
इन सारे प्रॉब्लम पे बहुत जल्दी ही काबू पाया जा सकता है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा कॉन्सेप्ट है? इसका मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज न करे। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखो, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर उभर कर आता है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, दूसरा ये है कि ये फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को दिमाग में रखें। ठीक है, एनवायरनमेंट को हार्म ना करें और प्रेजेंट में किसी रिसोर्स का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। ऐसा नहीं कि आज हमको मिला तो पूरा खत्म कर दो, है ना, ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर इन थॉट को आगे बढ़ाया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस थॉट को, इस प्रिंसिपल को, तो शायद इन सारे प्रॉब्लम पे हम लोग जिसको डिस्कस किए काबू पाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिसोर्स प्लानिंग। ये रिसोर्स प्लानिंग क्या कॉन्सेप्ट है? रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व मतलब रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है, इस्तेमाल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारी चीज़ें रिसोर्स प्लानिंग में आ जाती है। प्लानिंग मतलब परियोजना। आप जब किसी चीज़ की योजना बनाते हैं तो इनके भी स्टेप्स होते हैं। सो रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, identification and inventory of resources, which involves surveying, mapping, qualitative and the quantitative estimation and measurement of resources। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिसोर्सेज को, उनकी इन्वेंट्री की जाती है, उनको खोजा जाता है कि वो रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, उनकी क्वालिटेटिव सर्वेइंग की जाती है, उनको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है कि अगर वो है रिसोर्सेज तो कितने अमाउंट में है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और बाद में फिर उनकी मेजरमेंट भी की जाती हैं। इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व किया जाता है उसमें। इंडाउड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जिसको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंट किए जाने का प्लान किया जाता है कि हम इस रिसोर्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हाँ, दूसरी बात, रिसोर्स को डेवलप करना ही बड़ी बात नहीं है, ये रिसोर्स को हम जब जैसे डेवलप कर रहे हो किस तरीके से हमारे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, इस चीज़ को मैच करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अंडर द रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इंडिया हैज़ मेड द कंसर्टेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान। ठीक है, इंडिया हैज़ मेड दैट इज द कंसर्टेड एफर्ट। इंडिया ने भी, हमारे भारत ने भी बहुत सारे ऐसे एफर्ट लगाए हैं अपने इस रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, कब से? पहले 5-year प्लान से ही, है ना। जब पहली बार आज़ाद होने के बाद हमारे देश में 5-year प्लान शुरू हुआ, ठीक है, तब से ही ये रिसोर्स प्लानिंग में, रिसोर्स डेवलपमेंट में हमेशा से ही एक पर्टिकुलर स्टेप लेता रहा है। अब यही जो प्लानिंग कमीशन है ये अभी नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, अभी इसे हम लोग कहते हैं आपका नीति आयोग। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया है ये अभी, जो हमारे रिसोर्स प्लानिंग की जिम्मेदारी लेता है हमारे देश की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम इसके आगे के चैप्टर को पार्ट 2 में ऑब्जर्व करेंगे, इसी वीडियो के पार्ट 2 में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 था और वीडियो के पार्ट 2 में भी आप बने रहिए और हमारे चैनल लर्निंग मैजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।